हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम हितेश सोलंकी है, आपको पता ही है, बराबर है। और मैं आपको हिंदी ओलंपियाड्स की पूरी तैयारी करवाऊंगा। अभी जो ये हमारा 5th स्टैंडर्ड में जो आपने ओलंपियाड्स हिंदी ओलंपियाड्स के लिए फॉर्म भरा था, बराबर, तो उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। और ये हिंदी ओलंपियाड्स के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ जानना हो, कुछ बराबर कोई भी एनी क्वेरी, देन आप मेरे चैनल पे भी वीडियो देख सकते हो या फिर आप मेरे को भी फोन करके पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो पहले आज हम क्या करेंगे भाई कि हमारे जो जितने भी चैप्टर है वो उसके ऊपर थोड़े एक नजर मार लेते हैं। और 5 चैप्टर आपको मैं हर एक वीडियो में भेजूंगा और समझाऊंगा। तो बच्चों देखते हैं कि भाई फर्स्ट 5 चैप्टर में क्या है। ये हमारा पूरा इंडेक्स है, समझो कि मोस्ट ऑफली ग्रामर पार्ट आने वाला है। ओके, ग्रामर पार्ट्स आएंगे, फिर जो मेरे पास ओल्ड पेपर है वो भी मैं आपको भेजूंगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये तैयारी करनी है एग्जाम के लिए। और फुल तैयारी करके ओलंपियाड्स में भी आप कुछ अच्छा हासिल कर सकते हो, कुछ अचीव कर सकते हो। ओके मित्रों, तो बच्चों आपको हर हाल में मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ आप मेरी बात सुनो और मेहनत करते रहो, बराबर है, पढ़ते रहो और सब कुछ याद रखो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को फोन कर सकते हो। देखो आज हम जो चैप्टर 1 to 5 देखने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है भाषा, ओके, दूसरा है वर्ण विचार, तीसरा विराम चिन्ह, फोर्थ कारक एंड 5 विलोम शब्द। तो बच्चों आज हम 5 चैप्टर देखेंगे 1 to 5। तो बच्चों देखते हैं फर्स्ट चैप्टर वो जो है भाषा। तो बच्चों पहले के जमाने से आदि मानव, तो पहले तो क्या था कि भाई किसी को बोलना नहीं आता था, बोल नहीं सकते थे, एक दूसरे के साथ ऐसे संकेत करके इशारा करके सब लोग बात करते थे। बाद में क्या है, धीरे 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 के भाषा का उद्भव हुआ, बराबर, फिर धीरे धीरे बोलने लगे सब लोग, बाद में लिखने लगे। ओके, तो भाषा का भी 2 प्रकार आएगा, एक तो मौखिक और लिखित। जो हम लोग बोलते हैं वो मौखिक है, जो लिखते हैं वो लिखित है। ओके, तो पहले के जमाने से ये चलता आ रहा है और हम लोग कोई भी फीलिंग्स, कोई भी बात तो भाषा के माध्यम से आदान प्रदान कर सकते हैं। ओके, जो सुनता है उसको श्रोता बोलते हैं, भाई सुनने वाला को हम श्रोता बोलते हैं, जो बोलता है उसको वक्ता कहते हैं, बराबर है। तो भाषा के रूप भी दिए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मैंने आपको बोला ना कि भाई 2 भाषा है, जो हम लोग बोलते हैं वो मौखिक भाषा है और जो लिखते हैं वो लिखित भाषा है। ओके, यहाँ पे हमने चित्र के साथ एक्सप्लेन किया है। देखो ये जो बंदा है वो भी बोल रहा है, यानी कि मौखिक भाषा हुई। ये जो बाकी बाजू में जो दूसरा बंदा है वो लिख रहा है, तो वो लिखित भाषा हुई। ओके, अभी उसके इकाई प्रकार भी हमें दिए हैं, पीछे देखो कि भाई ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो उसके बारे में भी बारी बारी में दिया है कि भाई ध्वनि क्या है। तो समझो कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। हमारे मुख में से जो निकलती है ना वो बच्चों क्या है, ध्वनि। ओके, वर्ण, तो वर्ण वो छोटी से छोटी मूल ध्वनि है, बराबर, जैसे कि अ, ई, उ, बराबर, हम लोग स्वर बोलते हैं। शब्द, वर्णों के साथ सार्थक समूह बनते हैं, जैसे कि भाई हमें लिखना है कमल, क प्लस म प्लस ल, तो बन गया कमल। ओके, तो ऐसे भी हमने एक एग्जांपल दिया है, क प्लस ल प्लस म कलम। ओके, वाक्य, एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, रितेश पुस्तक पढ़ता है, तो पूरा सभी शब्दों को इकट्ठा करने के बाद वाक्य बनता है, हम लोग उसे बोलते हैं सेंटेंस। ओके बच्चों, तो ये वाक्य बनाना भी बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है कि भाई वाक्य जो है सेंटेंस वो मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंसफुल होना चाहिए, है ना बच्चों। व्याकरण नीचे, भाषा एक व्यवस्था है, जहां भी कोई व्यवस्था है वहां उसके लिए कुछ नियम होते हैं। इसके लाभ, तो भाई व्याकरण भाषा को नियमित और व्यवस्थित रखना सिखाता है। तो भाई ग्रामर तो हमें आना ही चाहिए, बराबर। अगर कोई अंकल है तो उसको हम लेडीज नहीं बोल सकते, बराबर, उसको उसी हिसाब से ही हमें बोलना पड़ेगा। लेडीज है तो उसको जेंट्स के हिसाब से हम नहीं बोल सकते, बराबर। लैंग्वेज में भाषा जो व्याकरण है, ग्रामर, वो तो बहुत ही जरूरी है। व्याकरण भाषा की प्रकृति का विश्लेषण करता है, भाषा की रचना और स्वरूप की व्याख्या का ज्ञान कराता है। तो
व्याकरण यानी कि ग्रामर तो बहुत ही जरूरी है। ओके, इसके भी 4 भेद दिए हैं व्याकरण के, वाक्य विचार, पद विचार, शब्द विचार और वर्ण विचार। ओके, तो 4 भेदों में दिए हैं। अभी वाक्य विचार के बारे में देखते हैं बच्चों। तो व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। पद विचार कि भाई उसके अंदर कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम है, उसके बारे में देखा जाता है। शब्द विचार, तो भाई शब्दों के भेद, ओके, जो शब्द की रचना की गई है, वाक्य की रचना की गई है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। वर्ण विचार, तो भाई वर्ण में आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संयोग, संधि आदि नियमों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। लिपि, लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। ध्वनियों के लिखने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। ओके, देखो बच्चों, क्वेश्चन आंसर आने वाला नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है भाई ये जो है वो अभी एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है। ओके, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि अलग होती है। समझो कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, याद रखना है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। ओके, हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि है, ये लिपि में हिंदी, फिर ये मराठी, कोंकणी, नेपाली, संस्कृत, बराबर, ये सब भाषा लिखी जाती है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बोली जो है, भाषा जब कोई किसी बड़े भूभाग में बोली जाने लगती है तो उसका क्षेत्रीय भाषा विकसित होने लगती है। इसी क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। समझो, अभी भाषा जो है ना वो बोली बन जाएगी। क्यों? मैं बोलूंगा, बराबर, कोई एक लैंग्वेज में बोलूंगा, फिर आप बोलोगे, आपके घर वाले बोलेंगे, घर के आसपास के लोग बोलेंगे, बराबर, फिर पूरे गांव वाले बोलेंगे, फिर पूरे राज्य वाले बोलेंगे। तो ऐसे जो एक ही भाषा है वो सब इस्तेमाल करने लगेंगे, तब वो बोली बन जाएगी। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर 1 फिनिश होता है। अगर आपको चैप्टर 1 में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो फिर से देख सकते हो और मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। अभी बच्चों जो सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार, बराबर, तो यहाँ पे वर्ण और वर्णमाला हम लोग जब छोटे थे ना तभी सब लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई वर्ण, स्वर है, व्यंजन है, तो वो सब हम पढ़ते आ रहे हैं। समझो कि जब हम एक दूसरे से बात करते हो तो हमारे मुख से दो ध्वनि निकलती है, बराबर है। जैसे कि अभी हमने सिर्फ बोला क, तो क प्लस उसके साथ अ भी आएगा। ओके, तो अ जो हुआ वो स्वर है और क जो हुआ वो व्यंजन है। ओके बच्चों, तो इसी तरह से 52 वर्ण है, तो 52 कैसे होता है वो भी इसमें दिया है। तो पीडीएफ में दो पे रखूंगा, प्लीज आपको पीडीएफ पूरी ध्यान से पढ़नी है। वर्णमाला, तो यहाँ पे जो स्वर है वो दिए है, व्यंजन, अयोगवा, अन्य और संयुक्त व्यंजन सब मिला के 52 यहाँ पे होगा। ओके बच्चों, तो ये पीडीएफ भी मैं भेजूंगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और वर्णमाला के दो भेद, तो वो हमने स्टार्टिंग में ही देखे, मैंने आपको बताया कि स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में भी हमें पता ही है, अ, आ, ई, वो सब हमारे स्वर है। क से लेके मिला के जो हम शुरू करते हैं वो हमारे सारे व्यंजन है। अभी स्वर तो है ही, लेकिन स्वर में भी 3 पार्ट्स है। कैसे? तो भाई ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अभी इसके बारे में भी डिटेल में हम अभी देखते हैं। देखो ह्रस्व स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये 4 हैं, जैसे कि अ, ई, उ, ऋ। ह्रस्व स्वरों का मूल स्वर भी कहते हैं। सबसे कम समय लगता है, जो हम बोलते हैं सबसे कम समय, तो वो है हमारा ह्रस्व स्वर। अभी दीर्घ स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय, डबल टाइम लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ओके बच्चों, प्लुत स्वर, तो जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना या इससे अधिक समय लगे तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर,
प्लुत स्वर के निर्देश करने के लिए संस्कृत में स्वर के आगे 3 का अंक लिखने की परंपरा है, जैसे कि ओम, हे कृष्णा। ओके, अभी देखिए आयोग हुआ तो जो वर्ण किसी स्वर के योग से सार्थक बनते हैं, अनुस्वार और विसर्ग का को अयोगवा कहते हैं। देखना ध्यान से बच्चों, कौन से? तो भाई एक अनुस्वार है जो हम बिंदी लगाते हैं, बिंदी अनुस्वार, और दूसरा है विसर्ग जो हम 2 डॉट लगाते हैं, बराबर, वो क्या है? विसर्ग। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अभी दूसरा पार्ट आया है व्यंजन। तो व्यंजन में आपको पता ही है कि भाई क ख ग घ ये सब क्या है भाई? क वर्ग है, बराबर। च छ ज झ वो च वर्ग है। तो ये सब आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी पेपर में देखा था कि भाई ये हमें ऑप्शन में दिए हैं, इसमें से ट वर्ग कौन सा है? ओके, एक राइट ऑप्शन दिया, बाकी के सारे रॉन्ग दिए। तो ये आपको तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि भाई क वर्ग आएगा तो क ख ग घ ङ, तो वही क वर्ग में आएगा। ओके, लास्ट टाइम मेरे को याद है कि भाई शायद ट वर्ग दिया था कि ट ठ ड ढ ण, तो इसमें से एक मिसिंग था कि भाई अभी ट वर्ग में फिनिश करना है, तो आंसर क्या आएगा? ओके, तो व्यंजनों का वर्गीकरण भी नीचे दिया है। देखते हैं कि भाई 3 वर्गों में बांटा गया है उसको भी। एक तो है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है पुष्प व्यंजन। तो इसमें भी क से लेकर गुण तक व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। ओके, अंतःस्थ व्यंजन में 4 है, य र ल व, य र ल व। ओके, और पुष्प व्यंजन भी 4 है, स स स ह। ओके बच्चों, तो प्लीज ये बहुत ही जरूरी है, ग्रामर याद रखना। ओके, वर्णों का उच्चारण स्थान है नासिकीय, नासिकीय। दूसरा है दंत्य, दंत्य दांत से, मूर्धन्य अंदर से। ओके, और आगे का देखते हैं। दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य, ओके, कंठस्थ्य। तो जिनका नासिकीय पहले देखते हैं कि जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है, मुख और नासिका से जिसका उच्चारण होता है, बराबर है। अंग, य, न, न, म, ये सब आप धीरे से बोलो तो नाक में से कोई ध्वनि निकलती हो ना, ऐसा हमको फील होता है। ओके, दंत्य जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, जैसे त। बच्चों, दांत, ऊपर के जो दांत है ना, वहां पे हमारी जीभ टच होती है। आप बोलो त, बोलो तो त, थ, द, ओके, द, न। तो ये जो जितने भी वर्ण है ना, वो ऊपर के दांत से हमारी जीभ जो है वो टच होती है। न, द, देखा बच्चों? मूर्धन्य, तो जिसका उच्चारण मुख की छत से होता है, रू, ट, थ, ड, ङ, द, र, स, मूर्धन्य, बराबर, जीभ का भाग लगता है ऊपर का। दंतोष्ठ्य 4 नंबर देखते हैं कि जिनका उच्चारण निचले होठों के साथ दांतों के मिलने से होता है। ओके, निचले होठों, जैसे कि एग्जांपल में दिया है व, 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 निचले होठों से मिलते हैं, व, है ना। ओष्ठ, तो जिसका उच्चारण होठों की सहायता से होता है, उ, प, प, ब, 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 ब। देखा, दोनों जो हमारे लिप्स है वो जॉइंट होते हैं। कंठोष्ठ्य, तो कंठ और होठों के द्वारा होते हैं ओ, ओ, औ। ओके, कंठ्य, गले से निकलते हैं आ, क, ख, ग, घ एंड ह। कंठ तालव्य, तो जिनका उच्चारण कंठ और तालु के द्वारा होता है, ए, कंठ, ए। तालव्य, तो जिनका उच्चारण तालु के द्वारा होता है, ई, च, छ, ज, झ, य, स। अभी देखो संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है, संयुक्त। तो समझो कि भाई श बना है तो कैसे बनेगा, क प्लस स। त्र बना है तो त प्लस र। उसी प्रकार य बना है तो ज प्लस ज्ञ। आगे देखते हैं कि भाई स्र बना है तो स प्लस र।
पीडीएफ फाइल में मैं ग्रुप में भेजूंगा, प्लीज आपको ध्यान रखना है व्यंजन द्वित्व के एक वर्ण का अपने जैसे वर्णों के साथ द्वित्व प्रयोग कहलाता है, जैसे कि कच्चा, पक्का, प्रसन्न, लट्टू, बराबर ते द्वित्व व्यंजन है। आगे देखते हैं बच्चों विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह तो बहुत ही जरूरी है कि भाई अगर हमने विराम चिन्ह नहीं रखा है तो भाई हमारा जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा। तो उसमें पूर्ण विराम आएगा, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, अवतरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लोभ सूचक चिन्ह और हंसपद चिन्ह। बच्चों ये जो विराम चिन्ह है ना वो बहुत ही याद रखना है, और ये जो बॉक्स दिया है ये बॉक्स बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए, प्लीज तो इसको बराबर ध्यान से आप लिखो, लिख के प्रैक्टिस करो तो आपके दिमाग में बच्चों पक्का बैठ जाएगा। ओके, पूर्ण विराम नीचे पहले दिया है कि भाई वाक्य की समाप्ति पर इस विराम का प्रयोग किया जाता है, वो तो हम सबको पता ही है, बराबर है। अल्प विराम जो बीच में जब हम थोड़े देर के लिए रोकते हैं, अर्ध विराम के अधिक रुकना पड़ता है वहां पे अर्ध विराम। प्रश्नवाचक कि हम भाई कोई प्रश्न पूछते हैं तो वहां पे प्रश्न वाचक आएगा। विस्मयादिबोधक कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं भाई अपने शौक गुणा जैसे भाव को हम प्रकट करते हैं। अवतरण चिन्ह जिससे एक हरा और दोहरे अवतरण चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिसके रामचरितमानस, तुलसीदास, तो ये जो सारे शब्द है वो अवतरण चिन्ह में लिखे जाएंगे। निर्देशक चिन्ह कि भाई हम भगवान उसका भला करे, फिर देखो इस यहाँ पे डैश आ गया, ओके, मेरी बड़ी सहायता की। विवरण चिन्ह तो ऐसे शब्द ये है, लाघव चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह। तो बच्चों प्लीज ये सारे प्रकार आपको पढ़ने हैं। अभी जो है फोर्थ कारक, बराबर ये बहुत ही जरूरी है और सीखने के लिए ग्रामर में ये कारक बहुत ही जरूरी है। भाई संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद में देखना ध्यान से, हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से वो भी देखते हैं हम कि भाई पहला जो है वो कर्ता कारक है, दूसरा कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और लास्ट में संबोधन कारक। ओके, अभी जो कर्ता कारक है वो क्या है ध्यान से देखना बच्चों कि वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा क्रिया करने वाले को ये बोलते हैं वो कर्ता कारक के कहलाता है। जैसे देखो संजय ने कविता सुनाई, देखा संजय ने कर्ता है, कौन संजय, तो संजय ने कविता सुनाई। मुकेश क्रिकेट खेल रहा है, भाई मुकेश क्या कर रहा है, तो भाई क्रिकेट खेल रहा है। ओके, तो एक कर्ता कारक हुआ। आगे बढ़ते बच्चों, कर्म कारक कि वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर जिस अन्य संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है। अभी टाइटल ही हमें पता है कि भाई कर्म, तो इसमें कर्ता नहीं आने वाला, इसमें कर्म आने वाला कि जिसके ऊपर प्रभाव है। जैसे कि मोहन ने सांप को मारा, ओके, किसको मारा, सांप को मारा। अध्यापिका छात्राओं को पढ़ा रही है, किसको, तो भाई छात्राओं को। ये कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है पूरे सेंटेंस का, बराबर। करण कारक तो क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे कि अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, बालक गेंद से खेल रहे हैं, बराबर है बच्चों। यहाँ क्या हुआ कि भाई चित्र के साथ हमें दिया है तो थोड़ा आपको भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा। चित्र दिया है तो थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा, है ना बच्चों। संप्रदान कारक तो कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है, समझो कर्ता जो है ना कोई दूसरे के लिए कोई विशेष कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, जिसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि कविता ने छोटे भाई के लिए खिलौने खरीदे। आप समझ गए सेंटेंस को पढ़ के सुन के कि भाई कविता ने छोटे भाई के लिए खिलौने खरीदे हैं। ध्यान से सुनना, कविता ने छोटे भाई के लिए खिलौने खरीदे हैं। ओके बच्चों, तो ये संप्रदान कारक है। सीता ने गीता के लिए फल खरीदे, सीता ने
गीता के लिए फल खरीदे किसी दूसरे के लिए। ओके बच्चों, तो ये क्या हुआ? संप्रदान कारक। आगे बढ़ते हैं। अपादान कारक, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो, जैसे कि राम छत से गिरा, अभय स्कूल से चला गया। ओके बच्चों, तो इसको क्या बोला जाएगा? अपादान कारक, कि भाई वो अलग हुआ है इसके लिए। ओके, संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे दूसरे के साथ संबंध ज्ञात होता है या मुकेश का भाई है, तो इसको संबंध कारक। संबंध बताता है ना कि भाई ये हितेश्वर का भाई है, ये संबंध हुआ। ये तो वेदा का भाई है, ये वेदा की बहन है, ये संबंध हुआ। ओके, तो ये संबंध कारक है। यह कमला की गाय है। चलो, अधिकरण कारक, कि भाई संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार समय स्थान का बोध होता है, जैसे कि भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। भंवरा है लेकिन फूलों के ऊपर मंडरा रहा है। ओके, तो ये अधिकरण कारक हुआ। श्याम विद्यालय के बाहर है। श्याम कहाँ है? विद्यालय के बाहर। ओके, संबोधन कारक, तो भाई किसी के लिए पुकारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अरे बेटा तुम क्यों रो रहे हो? देखा, संबोधन किया हमने, अरे बेटा, तो ये संबोधन कारक हुआ। हे गोपाल, ध्यान से सुनना, हे गोपाल, हमने संबोधन किया किसी और को। ओके, यहां आओ, तो ये हुआ संबोधन कारक। अभी बच्चों देखते हैं आज का लास्ट चैप्टर, विलोम शब्द। बराबर है भाई? विलोम शब्द यानी कि वो उल्टा अर्थ बताने वाला है, विपरीत अर्थ, विरोधार्थक शब्द है। कि भाई देखो कि अंधकार है, समझो कि अंधकार है, पूरा अंधेरा है, तो उसका विलोम क्या होगा? प्रकाश। तो ये विलोम शब्द तो बच्चों हम पहले या दूसरे स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आए हैं, है ना? उसका विपरीत अर्थ हमें लिखना है। तो इसमें बहुत सारे विलोम शब्द दिए हैं, वो आपको याद रखना है, देखना है, पढ़ना है और एग्जाम की प्रिपरेशन बराबर ध्यान से करना है। ओके बच्चों, तो इसमें देखिए कि भाई बहुत सारे हमें विलोम शब्द भी दिए हैं, तो आपको ये सब देखना है, याद रखना है। देखा, ये दूसरा पेज चालू हुआ और उस तीसरा पेज में भी बहुत सारे विलोम शब्द हमें दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 1 to 5 फिनिश होता है। और अभी हम जब नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे तब हम देखेंगे भाई 6 to 10 चैप्टर हम देखने वाले हैं। तो बच्चों ये वीडियो ध्यान से देखना, मेरे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियो वो भी देखना, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।